हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स की। तो शुरू करते हैं। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा है। वंदे भारत की तर्ज पर इसका नाम नमो भारत रखा गया है। प्रथम चरण में यह रेल सेवा 17 किलोमीटर लंबी होगी, जो गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच संचालित की जाएगी। प्रथम चरण में 5 स्टेशन होंगे, जिनमें है साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस परियोजना है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जाएगा। अगला टॉपिक है गुजरात का धोरडो, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामक सूची में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है। इन नए 54 गांव के अतिरिक्त अन्य 20 गांवों में भी इस सूची में अपग्रेड प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश का मांडला गांव भी अपग्रेड प्रोग्राम में शामिल है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन गांवों को दिया जाता है जो ग्रामीण विकास, मूलभूत दृश्य के रखरखाव, सांस्कृतिक विरासत और विविधता, स्थानीय मूल्यों और खाद्य परंपराओं में के मामलों में असाधारणीय कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देती है। इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। टॉपिक जो चर्चा में रहा 2023 में वो था राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना। भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर फोकस करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाएगा तथा निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। इनहैंस्ड या मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा। वर्ष 2022-23 की बात करें तो 11.6 लाख टन के उत्पादन के साथ भारत ने 3.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की थी। 2022-23 के दौरान 380 से अधिक निर्यातकों द्वारा 207 मिलियन डॉलर मूल्य के 1.5 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया गया था। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती हैं। अब हल्दी उत्पादन के कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यातक बाजार हैं बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया। अगला टॉपिक है पीएम प्रणाम योजना की। 28 जून 2023 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्यों को वैकल्पिक गैर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पीएम प्रणाम की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी। पीएम प्रणाम का अर्थ है
धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, जिसे प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम परिणाम योजना का उद्देश्य मिट्टी को बचाना और फर्टिलाइजर के टिकाऊ बैलेंस्ड उपयोग को बढ़ावा देना है। यह योजना राज्य सरकारों की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। अगला टॉपिक है एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की मान्यता को जीएनएचआरआई ने स्थगित कर दिया है। जीएनएचआरआई अर्थात ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स ने एक अधिसूचना द्वारा पिछले एक दशक में दूसरी बार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, की मान्यता को टाल दी है। ऐसा एक दशक में 2 बार जीएनएचआरआई ने किया है। जीएनएचआरआई जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है, इस संगठन ने एनएचआरसी की मान्यता को इस आधार पर टाल दी कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप, पुलिस की भागीदारी, सहयोग की कमी, विविधता की कमी और सुभेद्य समूहों के अपर्याप्त संरक्षण जैसी आपत्तियां पाई गई हैं। जीएनएचआरआई द्वारा एनएचआरसी की मान्यता अगर रद्द कर दी जाती है तो इससे क्या नुकसान होता है? तो मान्यता के बिना एनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनियन नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में भारत का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं होगा। विश्व भर के मानवाधिकार संस्थानों का यह वैश्विक गठबंधन प्रत्येक 5 वर्ष में पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की समीक्षा करने और उन्हें मान्यता देने के लिए जिम्मेदार है। अब हम नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल एक सांविधिक निकाय है, यानी इसे एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन नहीं है। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देना और उनका संरक्षण करना है। अगला जो टॉपिक है वो है सक्षम। सक्षम जो कि एक शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली है। मई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सक्षम, जिसे स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं, नामक एक शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, का शुभारंभ किया। सक्षम देश भर के सभी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा इसे विकसित किया गया है। सक्षम का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वालों से लेकर महानगरों के टर्शरी देखभाल एवं कारपोरेट अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य पेशावरों के बीच समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना है। हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 9 मार्च 1977 को स्वायत्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का प्राथमिक उद्देश्य देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए थिंक टैंक के रूप में किया गया था। 2023 में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था नए संसद भवन का उद्घाटन। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया तथा लोकसभा चैम्बर में लोकसभा स्पीकर के आसन के निकट ऐतिहासिक राजदंड संगोल को स्थापित किया। संगोल को तमिलनाडु के अधीनतम मठ के संतों से स्वीकार किया गया है। डिजाइन व निर्माण की बात करें तो नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। त्रिकोणीय आकार की यह 4 मंजिला इमारत 64,500 वर्ग मीटर में फैली है। इस इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अगर हम इसके बैठने की कैपेसिटी की बात करें तो इस नए संसद भवन में 888 सीटों तक की क्षमता वाला एक बड़ा लोकसभा हॉल है और 384 सीटों तक की क्षमता वाला एक बड़ा राज्यसभा हॉल है। यानी
लोकसभा के लिए इस हॉल में 888 सीटों की क्षमता है और राज्यसभा के हॉल में 384 सीटों तक की क्षमता है। नए संसद भवन में के थीम के बारे में हम जानते हैं। तो जो लोकसभा की थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है और राज्यसभा भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित है। सेंट्रल विस्टा पुनरुद्धार परियोजना के बारे में जानते हैं, जिसके तहत ये नए संसद का निर्माण किया गया है। तो नए संसद भवन का निर्माण राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक लगभग 3 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा के बड़े पुनरुद्धार का एक हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा के पुनरुद्धार की यह परियोजना आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय तथा निर्माण एजेंसी CPWD द्वारा प्रस्तावित की गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन ने तैयार किया। सेंट्रल विस्टा को 1912-13 में ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल 2023 को क्वांटम टेक्नोलॉजी में साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाने और पोषित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है। भारत एक मिशन के रूप में क्वांटम तकनीकी के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला यह 7वां देश बन गया है। अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और फ्रांस इस तरह का मिशन पहले शुरू कर चुके हैं। इसका उद्देश्य क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक प्रोग्रेसिव और इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाना है। मिशन को अन्य विभागों के साथ साझेदारी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह मिशन सटीक समय, संचार और नौवहन के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में हाई सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा। बात करते हैं माणा की। माणा जो भारत का पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। उत्तराखंड का माणा गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन ने सीमा गांव के प्रवेश द्वार पर संकेत बोर्ड लगाकर माणा की इस स्थिति को घोषित की है। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर आगे चीन सीमा से सटा माणा गांव पड़ता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से उत्तराखंड सहित देश का हर सीमावर्ती क्षेत्र विकसित हो रहा है। जो अगला टॉपिक है वह है डोगरी भाषा पर। में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया गया है। यह ऐसा पहली बार हुआ है कि अप्रैल 2023 को जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के डोगरी भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया। इस संस्करण का विमोचन भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और देश की कल्चरल हेरिटेज को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डोगरी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। डोगरी का सबसे पहला लिखित संदर्भ पूरा नाम डुग्गर का उपयोग करके नूह स्पीहर द 9 हेवंस में पाया जाता है, जिसे 1317 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने लिखा था। डोगरी भाषा की बात करें तो डोगरी भाषा भारत के जम्मू, हिमाचल के कांगड़ा और उत्तरी पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक भाषा है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा डोगरी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है भारत में जल निकायों की प्रथम गणना। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के विकास, संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशा निर्देश और साथ ही कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नोडल मंत्रालय है। यह सभी जल स्रोतों के लिए एक समग्र राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के क्रम में छठी लघु सिंचाई गणना के अनुरूप केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गणना के तहत तैयार की गई है। इसमें जलाशयों के प्रकार, उनकी स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता,
जलाशयों के भंडारण की स्थिति आदि सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी एकत्र की गई है। जनगणना के अनुसार जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष जो 5 राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम, जहां देश के कुल जल स्रोतों का लगभग 63% जल प्राप्त होता है। असम अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद समझौता के बारे में बात करते हैं। 19 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने लगभग 800 किलोमीटर की साझा सीमा के साथ विवादित क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन 123 सीमावर्ती गांवों से संबंधित है। ये गांव अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों तथा असम के 8 जिलों में स्थित हैं। उपयुक्त 123 गांवों के संबंध में यह समझौता ज्ञापन पूर्ण और अंतिम है। समझौते के माध्यम से राज्य सरकारें इस बात से सहमत हो गई हैं कि भविष्य में इन 123 गांवों के अलावा किसी अन्य क्षेत्र या गांव पर कोई नया दावा या अधिकार नहीं दिखाया जाएगा। समझौते के अनुसार दोनों राज्य सरकारें सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी नए अतिक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सहमत हुई हैं। समझौता ज्ञापन पर गिव एंड टेक पॉलिसी के आधार पर हस्ताक्षर किए गए, जहां असम और अरुणाचल प्रदेश ने एक दूसरे के मध्य कुछ विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान किया। अगला टॉपिक है हुबली में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2023 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म और देश के पहले हरित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा जो श्री सिद्धधारूण स्वामी जी हुबली स्टेशन पर बनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है, जो कि पहले 500 मीटर प्लेटफॉर्म की इसकी लंबाई थी। इस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक के दूसरे सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में शामिल है। ये स्टेशन मुख्यतः हुबली से बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और गोवा को जोड़ता है। हुबली से पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। इसकी लंबाई 1366 मीटर थी। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसे कि 4 जनवरी को ही मंजूरी दे दी गई थी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। यह हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने हेतु एक प्रोग्राम है। इस मिशन से संबंधित कंपोनेंट्स के कार्यान्वयन के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिशा निर्देश तैयार करेगा। 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रति वर्ष लगभग 50 MMT की कमी होने की संभावना है। साथ ही प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की एक यूनिट एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन यूनिट है। प्रधानमंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई का 6 फरवरी 2023 को उद्घाटन किया। कर्नाटक के तुमकुरू स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इस यूनिट में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनेगा। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक इंडिजिनस यानी स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3 टन वर्ग का एकल इंजन बहुउद्देशीय उपयोगिता हेलीकॉप्टर है। इस फैक्ट्री से 20 साल में 3 से 4 टन वाले 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स का निर्माण भी किया जाएगा। नेक्स्ट है नवा G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, जो कि दिल्ली में किया गया और शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारतीय संसद द्वारा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद की थीम के तहत की गई। P20 यानी पार्लियामेंट्री 20 ग्रुप की शुरुआत 2010 में कनाडा की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान की गई थी। इस समूह का नेतृत्व G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत के रक्षा मंत्री ने
8 मई 2023 को चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र भारतीय वायुसेना के वीरतापूर्ण कार्यों तथा विमान उपकरण में देश की प्रगति को दिखाता है। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र भारतीय वायुसेना और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच एक संयुक्त परियोजना है। व्यवहार प्रयोगशाला, जिसे कि जयपुर में बनाया जा रहा है, इसकी स्थापना की जा रही है और यह प्रयोगशाला हरिश्चंद्र मथुरा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर में स्थापित किया जाएगा। इंदौर नगर, जिसे कि हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय घोषित किया गया है। इंदौर जो नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। यह साम्राज्य और आशुखेड़े गांव में जुलाज पंपिंग स्टेशन को बिजली देने के लिए 60 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कैप्टन सुरभि, जो कि चर्चा में रही, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ये तैनात होने वाली पहली महिला है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला बनी है। कैप्टन सुरभि जखमोला भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की सीमा सड़क संगठन में तैनात किया गया है। जल बजट की बात करें तो जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाया है, जो देश में अपनी तरह का पहला बजट है। नदियों, नालों, बैकवाटर और वर्षा की प्रचुरता के बावजूद केरल के कई हिस्सों में गर्मियों के दौरान पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। अगला टॉपिक है जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम का भंडार मिला है। यह राजस्थान के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार लिथियम भंडार जम्मू और कश्मीर में हाल ही में पाए गए भंडार से अधिक बड़ा है। यहाँ लिथियम की मात्रा देश की 80% मांग को पूरा कर सकती है। इस भंडारण के मिलने के बाद संभावना है कि आने वाले समय में राजस्थान और जम्मू कश्मीर मिलकर देश के लिथियम की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 31 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की। सरकार के अनुसार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लागू होने से देश को आयात बिल के रूप में सालाना 35,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो यह था वर्ष 2023 का राष्ट्रीय घटनाक्रम की कुछ वीडियो में मिलते हैं हम इसी तरह के कुछ अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।